नमस्कार। अकाउंटिंग मेथड एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर जो ग्रुप डी का फोर्थ पेपर है, इसमें हम अपूर्ण लेखे जो पढ़ रहे हैं उसके कंटिन्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। हम अपूर्ण लेखे इकाई 1 का लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किए हैं। अपूर्ण लेखे का आशय क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और अपूर्ण लेखे की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हमने एक स्टडी किया है। और इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करते हैं कि आगे अपूर्ण लेखों के अंतर्गत लेखों की जो प्रकृति है, लेखों को बनाने की प्रक्रिया है, वह किस प्रकार से शुरू की जाती है। तो आइए लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम आप आज स्टडी करेंगे कि एकल प्रविष्टि प्रणाली में पूंजी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। एकल प्रविष्टि प्रणाली अर्थात अपूर्ण लेखे सिस्टम में पूंजी ज्ञात करने के लिए अनुमानित मूल्य पर अवस्था विवरण तैयार किया जाता है। असर्टेनमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो भी असर्टेनमेंट है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किया जाता है। अवस्था विवरण के दाएं पक्ष में विभिन्न संपत्तियों को लिखा जाता है और बाएं पक्ष में विभिन्न दायित्वों का उल्लेख अपूर्ण खाता पुस्तकों या फिर व्यापारी की स्मरण शक्ति और विभिन्न सूचनाओं के आधार पर संपत्ति और दायित्व का उल्लेख किया जाता है। और इन दोनों पक्षों के अंतर से जो आता है वह उस तिथि का व्यापार का पूंजी होता है। अर्थात संपत्ति और दायित्व दोनों का अंतर निकाला जाता है उस अवस्था विवरण में जो स्थिति में बनाई जाती है, उसे हम पूंजी कहते हैं। अगर हम इसे प्रारूप के रूप में इसका देखें, प्रारूप में हम इसको हल करें तो इसका प्रारूप इस प्रकार से बनाया जाता है, अवस्था विवरण का प्रारूप, जिसमें हम पूंजी ज्ञात करते हैं। अवस्था विवरण का जो प्रारूप है उसमें रहेगा डस तिथि को एज ऑन और दायित्व राशि संपत्ति राशि। जो दायित्व का मद है उन दायित्वों के मद को 1 by 1 लिखा जाता है। दायित्वों के मद में जैसे कि बैंक अधिविकर्ष, अधिकोष अधिविकर्ष कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, देवी पत्र, बिल्स पेएबल, लेनदार या उत्तमंड क्रेडिटर्स, अन्य देयताएं, अदर लाइबिलिटीज और अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय को इन्हें दायित्व पक्ष में अंकित कर दिया जाता है जिस तिथि का हो उस तिथि पर। वैसे ही संपत्ति पक्ष में जो संपत्तियों की मदें हैं उनको 1 by 1 लिखा जाता है। जिस तिथि को आप बना रहे हैं उस तिथि को हाथ में रोकड़, कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक, प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल, देनदार या अधमंड जिसको हम इंग्लिश में डेप्टर्स कहते हैं, अंतिम स्कंद को नोट किया जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे जिसको। फर्नीचर, अदर एसेट्स जो भी आपके हैं उन सभी एसेट्स को उस तिथि पर जो अवस्था विवरण बनाते हैं उस तिथि का फर्नीचर, उसी तिथि का मशीन, भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय और उपार्जित आय, एश्योर्ड इनकम आदि को संपत्ति पक्ष में नोट किया जाता है और दायित्व को दायित्व पक्ष में नोट किया जाता है और इन दोनों का अंतर निकाला जाता है। इस अंतर को हम पूंजी कहते हैं। अगर यह अवस्था विवरण हम व्यापार की प्रारंभिक तिथि में 1 अप्रैल को बनाते हैं तो इसे प्रारंभिक पूंजी कह सकते हैं, और यदि हम 31 मार्च को इस अवस्था विवरण को तैयार करते हैं तो इसे हम अंतिम पूंजी मानते हैं। इस तरह से अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी की गणना यहाँ पर की जाती है, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य। कैपिटल कहते हैं इसको हम, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो इस यहाँ पर जो लास्ट में जो आंसर आएगा वह हमारी प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी निकलती है। इस अवस्था विवरण को हम 2 बार बनाते हैं, प्रारंभिक पूंजी की गणना के लिए पहले, फिर अंतिम पूंजी की गणना के लिए बाद में। इस तरह से प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की गणना इस प्रारूप से किया जाता है जिसको हम कहते हैं अवस्था विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से
इस प्रारूप से अवस्था विवरण तैयार करने के लिए हम आगे सवाल से या जो उदाहरण हमारे पुस्तक में दिए हुए हैं उससे हम आपको समझाते हैं कि अवस्था विवरण के द्वारा प्रारंभिक पूंजी या अंतिम पूंजी की गणना कैसे की जाती है। उससे पहले प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की गणना के पहले एक मुख्य रूप से प्रश्न आता है एमकॉम 4 सेमेस्टर में कि अवस्था विवरण और स्थिति विवरण में क्या अंतर है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि अवस्था विवरण में भी हम संपत्ति और दायित्व का उल्लेख करते हैं और चिट्ठे में भी संपत्ति और दायित्व का बैलेंस शीट में भी उल्लेख करते हैं, तो इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। तो इस अंतर को जो आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसे हम 1 बाय 1 जो अंतर का आधार है उसके आधार पर हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से दोनों में अंतर है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो आप दोनों जो प्रविष्टियां हैं वह प्रविष्टि के आधार पर इनकी स्थिति का उल्लेख होता है। हम सबसे पहले अंतर देखते हैं स्थिति, दोनों की स्थिति में क्या अंतर है। तो अवस्था विवरण जो है वह एकल प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है और चिट्ठा जो है वह द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात इनकी जो स्थिति है वह एकल प्रविष्टि और द्विप्रविष्टि प्रणाली का अलग अलग है। अगला हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, दोनों को बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अवस्था विवरण बनाने का उद्देश्य है पूंजी ज्ञात करना, जो पूंजी व्यापारी को पता नहीं होता है, और स्थिति विवरण बनाने का उद्देश्य है व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता लगाना कि व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या है, इसलिए स्थिति विवरण बनाया जाता है। नेक्स्ट हम अगला तीसरे नंबर का अंतर देखते हैं इन दोनों में। निर्माण का आधार, जो अवस्था विवरण है और स्थिति विवरण है उसके निर्माण का आधार क्या है। तो अवस्था विवरण का जो निर्माण है वह खातों के आधिक्य, जो छोटे छोटे खाते रखे जाते हैं उनके आधिक्य, उसकी गणना उसी सूचनाओं पर उसी आधार पर तैयार किया जाता है। छोटी छोटी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है अवस्था विवरण को। लेकिन स्थिति विवरण का जो निर्माण है वो जितने भी पुस्तक रखे गए हैं उसके शेष या उसके आधिक्य के आधार पर स्थिति विवरण बनाया जाता है। नेक्स्ट अंतर हम और देखते हैं कि परीक्षा सूची या तलपट। परीक्षा सूची का निर्माण या तलपट क्या महत्व रखता है इन दोनों के अंतर में। तो अवस्था विवरण के निर्माण के पूर्व कोई भी परीक्षा सूची तैयार नहीं की जाती है और ना ही परीक्षा सूची पर आधारित होती है। परीक्षा सूची से अवस्था विवरण का संबंध नहीं होता है। लेकिन चिट्ठा जो है इसके निर्माण के पूर्व गणितीय शुद्धता की जांच हेतु परीक्षा सूची तैयार की जाती है और उस परीक्षा सूची के आधार पर ही चिट्ठा या स्थिति विवरण बनाया जाता है। नेक्स्ट अब हम अगला अंतर देखते हैं लाभ हानि के गणना के पूर्व तथा पश्चात। लाभ हानि की जो गणना है उसकी क्या स्थिति है, उसके पूर्व और पश्चात की क्या स्थिति है। तो अवस्था विवरण जो है लाभ हानि की गणना के पूर्व तैयार किया जाता है। अवस्था विवरण हमेशा लाभ हानि की गणना के पूर्व तैयार किया जाता है और इसके आधार पर ज्ञात पूंजी से लाभ हानि की गणना की जाती है। अर्थात पहले अवस्था विवरण बनता है फिर हमको लाभ हानि का पता चलता है, और यदि हम स्थिति विवरण को देखें तो स्थिति विवरण बाद में बनता है, पहले लाभ हानि की गणना होती है। इसलिए बहुत मुख्य अंतर है कि स्थिति विवरण में लाभ हानि की गणना पहले होती है और अवस्था विवरण में लाभ हानि की गणना पश्चात में होती है। नेक्स्ट है तथ्यों का छूट जाना। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। तो अपूर्ण लेखों में संभावना बने के कारण अपूर्ण खाते होते हैं। अपूर्ण खातों के कारण किसी न किसी तथ्य के छूट जाने की संभावना होती है, लेकिन स्थिति विवरण में तथ्यों की छूटने की संभावना नहीं होती, क्योंकि सभी व्यवहारों के खाते सभी खाते बनाए जाते हैं, इसीलिए कोई भी तथ्य स्थिति विवरण में नहीं छूटता है। नेक्स्ट पॉइंट है सही और विश्वसनीय। आपको अंतर ज्ञात करने के लिए अगला पॉइंट देना पड़ेगा कि सही और विश्वसनीय कौन है इन दोनों में से। तो यह यानी कि अवस्था विवरण सही और विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण खाते, अपूर्ण गणना और अपूर्ण अनुमान पर आधारित होते हैं।
जबकि द्विप्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होने के कारण चिट्ठा जो है सही और विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है अगला 8वां पॉइंट हम देखते हैं साक्ष्य के रूप में प्रमाण। तो साक्ष्य के रूप में क्या प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं इन दोनों को? तो ये माना गया कि अवस्था विवरण न्यायालय में साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होता है, लेकिन स्थिति विवरण न्यायालय में साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मान्य होता है। तो दोनों में मुख्य अंतर है कि अवस्था विवरण न्यायालय में कोर्ट में गवाही नहीं बन सकता और स्थिति विवरण जो है साक्ष्य बन सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर का पॉइंट है जिसमें अंतर आप देखते हैं इन दोनों खातों में, इन दोनों में अंतर है पूंजी खाता। अवस्था विवरण में पूंजी खाता नहीं बनाया जाता है, बल्कि संपत्ति और दायित्व के अंतर को पूंजी माना जाता है, जबकि स्थिति विवरण में पूंजी खाता तैयार किया जाता है तथा इसका आधिक्य ही पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। स्थिति विवरण में पूंजी खाता तैयार किया जाता है। तो हम इन 8 पॉइंट के आधार पर हम स्थिति विवरण और अवस्था विवरण में अंतर बता सकते हैं। दोनों की स्थिति भिन्न होती है, उद्देश्य भिन्न होता है। नेक्स्ट तीसरा, निर्माण का आधार भिन्न होता है। परीक्षा सूची की तैयारी या निर्माण में भिन्नता होती है। लाभ हानि की गणना किसी में पूर्व तो किसी में पश्चात होता है। नेक्स्ट, तथ्यों को छूट जाना, इन दोनों में से कुछ में अवस्था विवरण में तथ्य छूट जाते हैं पर स्थिति विवरण में तथ्य नहीं छूटते हैं। सही और विश्वसनीय हो, दोनों इस आधार पर हम अंतर निकाल सकते हैं। साक्ष्य के रूप में प्रमाण के रूप में अंतर निकाल सकते हैं और पूंजी खाता में भी अंतर होता है अवस्था विवरण और स्थिति विवरण में। अब हम अवस्था विवरण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और उसमें पूंजी की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए हम एक प्रश्न या उदाहरण के आधार पर आपको बताते हैं कि अवस्था विवरण कैसे बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस स्क्रीन पर आप पढ़ेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री विजय का 31 मार्च 2008 को अवस्था विवरण तैयार कीजिए तथा व्यापार में लगी पूंजी की गणना कीजिए। आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उससे 31 मार्च का अवस्था विवरण तैयार करना है। याद रहे 31 मार्च का अवस्था विवरण बनाएंगे तो पूंजी की जो आंसर आएगा उसे हम अंतिम पूंजी कहेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है, हाथ में रोकड़ 7,000, बैंक में रोकड़ 15,000, स्कंध स्टॉक 22,400, देनदार डेप्टर्स है 9,000, लेनदार है 8,000, संयंत्र 40,800, प्राप्य पत्र बिल्स रिसीवेबल 11,200, देय पत्र 6,400, आदित्य व्यय 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 तथा उपार्जित आय एस्योर्ड इनकम 900 रुपये। तो इस सूचनाओं से आपको प्रविष्टि करनी है कि संपत्ति और दायित्व के पक्ष में इस मदों का प्रविष्टि करना है और पूंजी की गणना करनी है, जो कि इस प्रकार से उसका उत्तर बनेगा। आप लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ श्री विजय का अवस्था विवरण, ये आपका हेडिंग रहना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ श्री विजय, यानी कि श्री विजय का अवस्था विवरण। और नीचे आपको लिखना है 31 मार्च 2008 को, एज ऑन 31 मार्च 2008। और 4 कॉलम बनेंगे, आप इसके क्वेश्चन में 4 कॉलम खींचेंगे। पहला कॉलम रहेगा दायित्व, दूसरा कॉलम राशि, तीसरा कॉलम संपत्तियां और चौथा कॉलम फिर से राशि। और आपके प्रश्न में जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको आंकड़ों को 1 बाय 1 आप यहाँ पर संपत्ति में नोट करेंगे। देखिए, कैश इन हैंड यानी हाथ में रोकड़ है 7,000, कैश एट बैंक 15,000, एश्योर्ड इनकम उपार्जित आय 900 रुपये आपने नोट किया, बिल्स रिसीवेबल प्राप्य विपत्र 11,200, डेप्टर्स देनदार 9,000 रुपये की संपत्ति में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट, स्टॉक स्कंध है 22,400 के, ये भी आपके संपत्ति में आप नोट करेंगे। नेक्स्ट, प्लांट या संयंत्र, इसे भी हम संपत्ति मानते हैं, संपत्ति होती है हमारी 40,800।
इस तरह से सभी संपत्तियों को आपने संपत्ति के पक्ष में नोट कर दिया और उसका टोटल किए 1,06,300 रुपये संपत्तियों का टोटल। और हमारी कुछ मदें जो हैं दायित्व की मदें हैं, जिनको हम यहाँ पर दायित्व की मदों को लिखेंगे। देवी पत्र 6,400 जो कि दायित्व की मद है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स या लेनदार जिसे हम कहते हैं वह 8,000 रुपये का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आदित्य व्यय 2,000 रुपये का है और इसको हमने नोट कर लिया। तो हमने पूरी तीनों दायित्व और बाकी सारी संपत्तियों को संपत्ति के जगह पे प्रारूप के अनुसार नोट कर लिया। तो इन दोनों के डिफरेंस से जो अमाउंट आया 89,900 रुपये और इस 89,900 रुपये को हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। यही हमारे उस प्रश्न की उस आंकड़ों की पूंजी है और इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये आधिक्य की मद है। अर्थात संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य कितना है, संपत्तियां हमारी बहुत ज़्यादा हैं और दायित्व कम है, तो हमारे संपत्तियों का आधिक्य है 89,900 रुपीज़। यह हमारी पूंजी है। इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अर्थात अवस्था विवरण बनाकर आप पूंजी की गणना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।